तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है डी ब्लॉक के तत्व, और इसमें जो चैप्टर चल रहा है और वो है डी ब्लॉक के तत्वों के आवर्ती गुण। आज मैं इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करूंगा और ये है डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं या अवस्थाएं, या इन्हीं को हम बोलते हैं परिवर्ती संयोजकताएं या परिवर्ती संयोजकता। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जो संक्रमण तत्व हैं ये एक से अधिक प्रकार की संयोजकताएं या ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। समझ गए ना कि कोई भी तत्व अगर एक से ज्यादा प्रकार की संयोजकताएं या ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है तो हम उसे बोलते हैं परिवर्ती संयोजकता। आप देखोगे पी ब्लॉक में भी मिलती है ना। जैसे सल्फर में आपने देखा SF2 भी बनता है, SF4 भी बनता है, SF6 भी बनता है। ठीक इसी तरह से अगर हम डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व देखें तो इनमें भी परिवर्ती संयोजकताएं दिखती हैं। जैसे फेरस सल्फेट तो +2, फेरिक सल्फेट तो +3, है ना। क्यूप्रस, क्यूप्रिक, तो इस तरह से संक्रमण तत्व हों या डी ब्लॉक के तत्व हैं, अगर उनमें एक से अधिक प्रकार की संयोजकताएं दिख रही हैं तो हम इसी ही बोलते हैं परिवर्ती संयोजकता। डी ब्लॉक के तत्वों में ये जो संयोजकताएं हैं ये N-1D कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रासायनिक बंधन में प्रयुक्त होने के कारण मिलती है। मतलब है कि जो परिवर्ती संयोजकताएं हैं डी ब्लॉक की, ये क्यों मिलती हैं? क्योंकि इन तत्वों में जो N-1D कक्षक के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो रासायनिक बंधन में प्रयुक्त होते हैं। जबकि अपने पी ब्लॉक में देखोगे ना तो वहां जो परिवर्ती संयोजकताएं हैं वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट है NS, NP, उनमें जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है उनके उत्तेजन के कारण, ठीक है, वो उत्तेजित होकर नए कोष में, उच्च ऊर्जा के कोष में चले जाते हैं और फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, फिर वो रासायनिक बंध बनाते हैं और उनमें परिवर्ती संयोजकताएं मिलती हैं। जबकि डी ब्लॉक में जो डी कक्षक में केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वही केवल रासायनिक बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, वो एक्साइटेड नहीं होते। समझ गए ना। तो इस तरह से डी कक्षक में जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा संयोजकताएं बढ़ेंगी, और जैसे जैसे युग्मन प्रारंभ हो जाता है डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का, ऑक्सीकरण अवस्थाएं घटना शुरू हो जाती है। अब आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि N-1D कक्षक इलेक्ट्रॉन में रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो इसका कारण यह है बच्चों कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनकी N-1D जो कक्षक हैं और NS कक्षक हैं उनकी ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता। मीन्स जितने ऊर्जा में NS कक्षक इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं उतनी ही ऊर्जा में N-1D भी ले सकते हैं, और यही कारण है कि इनमें जो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक क्रिया करना शुरू कर देते हैं और इसके कारण ही परिवर्ती संयोजकता उत्पन्न हो जाती है। अब हम एक इस तरह से समझते हैं, जैसे प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम 3D14S2, तो कुल मिलाकर इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, और ये तीनों का ही यूज करता है एक बार में ही। यही एक ऐसा संक्रमण तत्व है बच्चों डी ब्लॉक में जिसकी परिवर्ती संयोजकता नहीं होती। ये क्वेश्चन आता भी है कि बताएं कौन सा संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता, तो ये है स्कैंडियम जो परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता। इसमें केवल +3 मिलती है, क्योंकि ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल देना तो आर्गन जैसा विन्यास होगा जो बहुत अधिक स्थायी होता है। टाइटेनियम में चले जाएं 3D24S2, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन S के यूज कर सकता है, और इसके बाद 2 D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो एक भी यूज कर सकता है 2। जब दोनों यूज कर लेगा तो +4 तक पहुंच जाएगी, जब एक ही D यूज करेगा तो +3, और जब केवल S के यूज करेगा तो +2। वेनेडियम में 3D34S2, तो ये S के 2 करेगा यूज तो +2, और जब D के यूज करना शुरू कर देगा तो +3, +4, +5 तक पहुंच जाएगी, मैक्सिमम +5 तक जाएगी। क्रोमियम में 3D54S1 है तो +2,
+3 जब कहाँ के यूज होना शुरू हो जाएंगे, डी के, और मैक्सिमम कुल 5 इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 और एस में 1, तो कुल मिला के ये 6 तक बढ़ा सकता है। जैसे आपने देखा CrO3 होता है, K2Cr2 7 होता है, जहां +7 तक मिलती है, सॉरी +6 तक मिलती है क्रोमियम की। Mn में चले जाए तो 3d5 4s2, तो +2 से लेके और +7 तक, क्यों, क्योंकि 2s और डी के 5, तो कुल मिला के मैक्सिमम इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है Mn की, वो कहां तक आ सकती है, +7 तक। KMnO4 जो मिलता है इसमें Mn की +7 आती है। Fe 3d6 4s2, तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन युग्मन प्रारंभ हो जाता है बच्चों। तो S का 2 इलेक्ट्रॉन और D का अगर 1 ले ले, जिससे D5 हो जाता है, तो +3 और कहीं कहीं +4 मैक्सिमम मिलती है। कोबाल्ट में +2 और +3, इस तरह से जब ये अपने डी का भी यूज करना शुरू कर देता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ज्यादातर ये यूज करता है, क्योंकि D6 कॉन्फ़िगरेशन में जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो D6 में T2G जो हो जाती है वो भर जाती है, और इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल है। और यही कारण है कि ज्यादातर जब इसके कॉम्प्लेक्स बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो उनमें आप देखोगे +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है देन +2, क्योंकि D6 में T2G पूरी भरी है, जिससे CFSE का मान उच्च हो जाता है। निकल 3d8 4s2, तो ये +2 और +3 भी और +4, जब ये डी के भी कुछ इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है ना। कॉपर में चले जाए तो कॉपर में D10 और 4s1 होता है यहाँ पे, तो ये s का एक इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है, इसलिए +1, जिसे हम क्यूप्रस बोलते हैं। और जब ये अपने डी का भी एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता है तो +2 तक हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्यूप्रिकन। +2 ज्यादा स्टेबल है। अभी हम स्टेबिलिटी के बारे में अलग से ध्यान देंगे या अलग से बात करेंगे। और 3d10 4s2 +2, ये डी ब्लॉक का तत्व है। भले ये परिवर्ती मतलब वो नहीं है संक्रमण तत्व, लेकिन डी ब्लॉक का तत्व है जो परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता। तो ध्यान से सुने, ऐसा कौन सा तत्व है जो संक्रमण तत्व होते हुए भी परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता, वो है स्कैंडियम। और डी ब्लॉक का कौन सा तत्व है जो संक्रमण तत्व तो नहीं है लेकिन परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता, वो है जिंक। यहां अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। अब मैं कुछ बिंदु बता देता हूं जो इसमें संक्रमण ऑक्सीकरण अवस्थाओं में ध्यान रखना है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है, मतलब सभी में दिख रही। सबसे कॉमन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संक्रमण तत्व में सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो वो है +2। दूसरा है निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं, मतलब +1 और +2 आयनिक प्रकृति की है, तथा +3 से +7 में सह संयोजी गुण बढ़ने लगते हैं। मतलब जैसे +1 +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये S ब्लॉक से समानता दर्शाती हैं, क्योंकि S ब्लॉक में +1 +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं मिलती हैं जो कि आयनिक नेचर की होती हैं, मींस इनसे बनने वाले यौगिक कैसे होते हैं, आयनिक। जबकि +3 +4 से लेके 7 तक की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, +8 भी मिलती है, तो ये सह संयोजी गुण वाली हो जाती हैं, क्योंकि धनावेश ज्यादा तो ध्रुवण गुण ज्यादा, और ये गुण जो है सह संयोजी गुण ये P ब्लॉक से मिलता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों में कुछ S ब्लॉक के भी गुण हैं और कुछ P ब्लॉक के, इसलिए इन्हें संक्रामी तत्व बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। प्रथम श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 है, जो कि KMnO4 में Mn की दिखती है, जबकि संपूर्ण तत्वों में +8 मतलब रुथेनियम टेट्राऑक्साइड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अधिकतम है। कि पूरी श्रेणियों में जितनी भी है उनमें मैक्सिमम जो डी ब्लॉक के तत्वों की, मतलब संपूर्ण तत्व मतलब है डी ब्लॉक, अगर आपसे कहे डी ब्लॉक में अधिकतम कितनी है तो +8, प्रथम श्रेणी में कितनी है तो +7। उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व वर्ग में नीचे की ओर बढ़ता है, मतलब अगर आप देखें ऑस्मियम रुथेनियम ये नीचे के तत्व हैं श्रेणी के, क्योंकि आयन की जालक ऊर्जा जल योजन ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि जल आयन की जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा बढ़ती है, तो ज्यादा से ज्यादा स्थायी संकुल बनाते हैं। जितना ज्यादा धनावेश होगा उतनी ज्यादा जालक ऊर्जा होगी और उतनी ही ज्यादा जल योजन ऊर्जा होगी, जो इनके कैटाइन को स्थायित्व प्रदान करती है। तो छोटे छोटे कैटाइन हैं और बहुत हाई चार्ज डेंसिटी के कारण ही ये स्टेबल हो जाते हैं, और यही रीजन है कि वर्ग में नीचे की ओर उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व बढ़ता है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ स्थायी है। हाँ बच्चों, आप देखोगे
कि डी ब्लॉक में जितनी भी उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, प्लस लेके 4 से लेके और 8 तक, ज्यादातर आप देखोगे ये ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ स्थायी है, और मेनली ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन से ज्यादा स्थायी है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन धातु आयन के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है, और इसमें रिपल्सन नहीं होता परमाणुओं के बीच में। जबकि अगर हम 8 फ्लोराइड जोड़ दें तो बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, और इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के बाद भी फ्लोरीन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था 8+ या 7+ को स्थायी नहीं बना पाता, क्योंकि इतनी ज्यादा प्लस को स्थायी बनाना है तो उतने ही ज्यादा फ्लोरीन लगेंगे, और फ्लोरीन में बहुत ज्यादा रिपल्सन होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सकता। जबकि ऑक्सीजन 4 ही जुड़ जाए तो 8 पूरी कर देते हैं पाई बॉन्ड थ्रू। तो इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्वों की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसके साथ मोस्ट स्टेबल है, तो वो है ऑक्सीजन के साथ। फ्लोरीन में 6+ तक तो मिल गई है CrF6 में, लेकिन KMnO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ये केवल ऑक्सीजन के साथ ही स्टेबल है। तो इस तरह से यहाँ ये सिग्मा और पाई बॉन्डिंग करता है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। कौन सी? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग के कारण ये स्टेबल है। फिर आता है निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बोनिल, ये कौन सा समूह है बच्चों? कार्बोनिल लिगैंड जो होता है ना, ये है। तो कार्बोनिल समूह या आयोडीन के साथ, जैसे NiCO4 जिसमें इसकी निकल की 0 है, बेनिडियम CO6 इसमें बेनिडियम की माइनस में है, Cu2I2 में Cu की 1+ है जो आयोडीन के साथ ही स्टेबल है। तो इस तरह से ये निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं कार्बोनिल समूह या आयोडाइड के साथ, और उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ ही स्टेबल है। अब हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं जहां पर हमें ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व बताना होता है कि ये जो स्थायित्व है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला कारक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो बच्चों, अगर किसी तत्व में किसी पर्टिकुलर ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी विन्यास जैसे D10, D5, D3, D0 विन्यास अगर आ जाता है तो वो पर्टिकुलर ऑक्सीकरण अवस्था बहुत अधिक स्थायी होगी। अतः जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात धनायन में D0, D3, D5, D10 विन्यास होंगी, उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी होंगी। जैसे स्कैंडियम +3 3D10, तो आप देखते हैं स्कैंडियम इससे ज्यादा न इससे कम ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता, क्योंकि ये किसके जैसा हो गया? आर्गन जैसा। Mn2+ D5 अर्धपूरित है। जिंक 2+ D10, कैडमियम 2+ D10, तो ये स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो अच्छी तरह से समझना कि अगर किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अर्धपूरित या पूर्ण पूरित अवस्थाएं दिखाई देती हैं तो वो स्थायी होंगी, और ऐसे में जो तत्व है वो इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं को स्थायी बनाएगा। अगर हम क्रोमियम की +2 देखें, और यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि क्रोमियम 2+ अपचायक है जबकि Mn3+ ऑक्सीकारक है। तो क्रोमियम 2+ जो होता है वो 3+ में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें D3 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G3, और ये T2G3 जो है वो क्या है? स्टेबल होता है, अर्धपूरित हो गई। तो नियमित और सम्मित संरचना है, इसलिए क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cr3 में बदल जाता है D3, और अर्धपूरित होने के कारण T2G अर्धपूरित स्थायी है, इसलिए क्रोमियम अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है। और उसमें भले ये D4 कॉन्फ़िगरेशन था, इसमें भी D4 है। एक क्वेश्चन होता है कि दोनों में D4 है, फिर Cr2+ अपचायक क्यों है और Mn3+ ऑक्सीकारक? तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल जोड़कर D5 विन्यास कर लेता है, T2G3 और Eg2, और इसीलिए जो है Mn2+ अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लेता है, और इसलिए ये क्या है? ऑक्सीकारक। Fe2+ अपचायक है, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर और Fe3+ लाता है D5, जो कि काफी स्टेबल है। तो ये है कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख के ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व को बताना। फिर है आयनन ऊर्जा। दूसरी स्थिति है, आप ये एस ब्लॉक में भी पढ़े हैं कि जिनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में बदलने के लिए, जिन तत्वों को अपनी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में बदलने के लिए कम ऊर्जा लगती है, वो जल्दी से बदल जाते हैं उस ऑक्सीकरण अवस्था में। मतलब ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती है आयनन ऊर्जा, मतलब कम आयनन ऊर्जा तो ज्यादा स्थायित्व। जैसे निकेल 2+ टोटल जो होती है 2+ बनने की 2.49 × 10⁻³ है, और प्लेटिनम 2+ की है 2.66 × 10⁻³
तो निकेल 2+ मोर स्टेबल देन प्लेटिनम। अगर हम 4+ की बात करें तो निकेल 4+ में देख रहे हैं 11.29 इंटू 10⁻³ है और प्लेटिनम 49.36, तो निकेल से ज्यादा स्टेबल है प्लेटिनम 4। Mn3+ और Fe3+ दोनों की आयनन ऊर्जा में देखो तो Fe3+ ज्यादा स्टेबल है ना। तीसरा कारक है इलेक्ट्रोड विभव, E0R अगर निगेटिव है तो उच्च ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रोड विभव देख के भी, अपचयन विभव जो है देखकर भी हम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व तो देख सकते हैं। देखो अगर रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव दे रखा है किसी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी, और अगर पॉजिटिव दे रखा है तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। जैसे क्रोमियम 3+ और क्रोमियम 2+, तो क्रोमियम 3+ प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्रोमियम 2+, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, मींस Cr3+ से Cr2+ में परिवर्तन स्वतः नहीं होगा, अतः Cr3+ मोर स्टेबल देन Cr2+। बात समझ गए कि अगर निगेटिव है ER तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है, मतलब 3+ 2+ से ज्यादा स्टेबल है, और अगर पॉजिटिव है तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। जैसे Mn3+ से Mn2+ 1.57, तो Mn3+ अपने आप इलेक्ट्रॉन लेकर 2+ में चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है तो फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव होगा, इसका मतलब है 2+ मोर स्टेबल देन 3+। और एक है जल योजन ऊर्जा, ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व तो समानुपाती है जल योजन ऊर्जा, अतः श्रेणी में जल योजन ऊर्जा बढ़ने पर ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व तो बढ़ेगा। ये सब में लगता है, यही कारण कि टाइटेनियम 2+ से जिंक 2+ तक अगर आप चलें तो जल योजन ऊर्जा बढ़ेगी तो इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व भी बढ़ेगा। कॉपर 2+ और कॉपर 1+ में 2+ क्यों स्टेबल है जबकि D9 है और कॉपर प्लस में D10 है? क्यों? क्योंकि कॉपर 2+ की उच्च जल योजन ऊर्जा है जो इसको स्थायी बनाती है, इसलिए कॉपर 1+ से ज्यादा स्टेबल 2+ में होता है। संक्रमण तत्व एवं पी ब्लॉक के तत्वों में परिवर्ती संयोजकता का अंतर यह है कि पी ब्लॉक में परिवर्ती संयोजकता एक ही तत्व में +2 इकाई से बढ़ती है, जबकि संक्रमण तत्वों में +1 इकाई से बढ़ती है। आप देखा होगा SF4, SF6, SF2, जबकि इनमें क्या बढ़ती है +1 की इकाई से डी ब्लॉक में, क्योंकि उन तत्वों में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं तो अयुग्मित होते हैं, तो हर बार अयुग्मन में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था 2 यूनिट से बढ़ती है, जबकि संक्रमण तत्वों में ये +1 से बढ़ती है क्योंकि एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बंधन में यूज होता है। तो इस तरह से आपको ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व तो ध्यान रखना है और काफी क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, तो मैंने वो सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं जिससे आप ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व अच्छी तरह से बता सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।